A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। मतलब इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इसी ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, यू कैन फॉलो मी एंड यू कैन मैसेज मी फॉर क्विक रिप्लाईज। दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल लिंक। तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के सीरीज़ को भी देखना विच इज़ साइंस एनसीईआरटी सीरीज़, MCQ सीरीज़, तो वो सबके लिंक आपको यहीं पे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि इस चैप्टर का नाम हमने देखा है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, तो मैंने आपको हमेशा हर चैप्टर में मैं बता देती हूँ आपको कि अभी तक जो क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी है। दिस इज़ ऑल अबाउट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो अभी तक जो है हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रॉम वेरी फर्स्ट चैप्टर हमने बात किया था कि जो पेलियोलिथिक एज क्या होती है। पेलियोलिथिक एज जो थी उसको हमने पढ़ा था 2 लाख से 5 लाख साल से लेके 10-12 हज़ार, मतलब 10,000 साल, 10,000 BC तक का जो टाइम पीरियड था दैट वाज पेलियोलिथिक पीरियड। फिर 10,000 से लेके 8,000 BC तक का टाइम पीरियड था मीजोलिथिक। 8,000 से लेके 3500 BC तक था न्यूलिथिक एज। उसके बाद ब्रॉन्ज एज स्टार्ट होती है जिसमें कि हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की थी, विच इज़ अबाउट 3500 BC से लेके जो थी वो जाती है 1700-1500 BC तक, उसका डिक्लाइन हो जाता है। 1500-1700 BC के बाद जो होता है 1500-1700 में आगमन होता है। जो 1500 से 1700 BC है उसमें आगमन होता है किसका? आर्यंस का। तो आर्यंस हमारे देश में आते हैं। इस एज को हमने कहा था वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड जो था वो था 1500 से लेके 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड था 1000 BC से लेके 600 BC तक। उसके बाद जब वैदिक पीरियड के बाद आता है महाजनपद की शुरुआत होती है। जो महाजनपद है उसमें फिर हमने बात किया था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पढ़ा था हमने इसी के बीच में। उसके बाद हमने 300 BC के अराउंड पढ़ा था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है विच इज़ अबाउट जो AD की शुरुआत होती है उसके आसपास जो है मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। उस टाइम पे जो है कुछ छोटे छोटे जो, मतलब ये टाइम पीरियड आप लगा लीजिए, 300 जो BC है वहाँ पे मौर्यन एम्पायर की शुरुआत होती है और AD तक आते आते इसका डिक्लाइन हो जाता है। और उस टाइम जो है मौर्यन एम्पायर को कौन टेक ओवर करता है? छोटे छोटे किंगडम्स, जैसे कि हमने बताया था शुंगा और उसके बाद कनवास और इस तरफ सतवाहना साउथ में। तो ये हमने अब तक की जो हिस्ट्री है उसमें हमने पढ़ा था। लास्ट चैप्टर में हमने ये बात किया कि जिस वक्त ये सब हो रहा था उस टाइम डाउन साउथ में क्या था, जो बिल्कुल जो मौर्यन एम्पायर था तो उस टाइम डाउन साउथ में चेराज, चोलाज एंड पांड्याज थे जिसको जो बाउंड्री बनाते थे मौर्यन एम्पायर की। तो इसके बारे में भी हमने लास्ट चैप्टर में बात किया। इस चार्ट में भी आप यू कैन टोटली सी द क्रोनोलॉजी। 2500 से 1750 इंडस वैली सिविलाइजेशन, 1500 से 1000 BC अर्ली वैदिक पीरियड, 1000 से 600 BC लेटर वैदिक, महाजनपद 600 से 325, बुद्धिज्म जैनिज्म है इसी के बीच में हमने पढ़ा। फिर मौर्यन एम्पायर 322 से 185 BC तक, फिर 185 BC से लेके पोस्ट मौर्यन एम्पायर जिसमें कि हमने शुंगा, कानवा, सतवाहना के बारे में पढ़ा था, राइट। उसके बाद हमने 1 से 3rd जो AD वाली जो पीरियड था उसमें हमने बात किया था, वो BC से शुरुआत हो जाती है उसकी। 200-300 BC से लेके अगर हम देखते हैं चेला चोरा पांड्याज एम्पायर वहाँ पे था साउथ में, और उसी टाइम पे संगम पीरियड चल रहा है। संगम पीरियड कब तक चलता है? 3rd सेंचुरी AD तक चलता है। और फिर 3rd सेंचुरी AD में शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड की, 3rd सेंचुरी AD से। और फिर गुप्ता पीरियड के बाद आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड विच इज 500 BC से लेके 647 लाइक 500 AD से लेके 650 AD तक जो है पोस्ट गुप्ता पीरियड चलता है। तो ये अब तक की क्रोनोलॉजी थी जो हम पढ़ेंगे। तो अब हम जो है ये वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज गुप्ता एज। देखिए क्रोनोलॉजी मैं आपको बार बार दे रही हूँ, इसलिए दे रही हूँ, बार बार मैं आपको बोल बोल के भी बता रही हूँ। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि अगर आपको क्रोनोलॉजिकली आपके दिमाग में सेट हो जाती है कि कौन सी चीज़ कब आई थी, कौन सा पीरियड कब चल रहा था, तो 2-3 बातें आपको उसमें से पता चल जाती हैं। पहली बात ये पता चलती है आपको कि कौन सी किंगडम जो है उसके बाद में आई है। आप हमेशा ये याद रखिए, आपको हमेशा समझना पड़ेगा, एक जो किंगडम होती है उसका डिक्लाइन होता है तो जनरली पहले वाले के रिटेलिएशन में हो रहा है, ठीक है, मतलब वो रिटेलिएट कर रहे हैं तब वो जो है डिक्लाइन हो रहा है। रिटेलिएशन का मतलब क्या है? हो सकता है उनको वो वाला रूल पसंद नहीं आ रहा है तो एक अगली किंगडम आती है। फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड के बाद बुद्धिज्म जैनिज्म आता है, बुद्धिज्म जैनिज्म के ही फॉलोअर्स जो है मौर्यन एम्पायर चलता रहता है। फिर मौर्यन के
रिटेलिएशन में जो था शुंगा डायनेस्टी उस टाइम पे आई थी, कानवास भी वही था। सतवाहना जो थे वो टॉलरेंट थे बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म दोनों के लिए। और उसके बाद आता है संगमेश डाउन साउथ में चल रही थी उसी टाइम पे, और फिर यहाँ पर आता है गुप्ता पीरियड। तो अब हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो गुप्ता पीरियड जो है मेनली जो है 240 से लेके 540 एडी तक चल रहा है। मतलब 250 से मान लीजिए 550, तो मतलब 350, 450, 550, मतलब 300 ईयर्स के अराउंड जो है इनका रूल चलता है। कब से? 240 एडी से 540 एडी तक, मतलब 300 साल तक जो है वो राजपाट चल रहा है। तो अब अगर हम ये जानने की कोशिश करते हैं, पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ये जो गुप्ता पीरियड है इसमें हम समुद्रगुप्त और इन सब की बात करेंगे। जो चंद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त जो है वो जो मौर्यन एम्पायर में पढ़ा था वो मौर्यन एम्पायर थे, ये गुप्ता नहीं थे। ये आपको पहले तो डिफरेंस क्लियर होना चाहिए हिस्ट्री पढ़ने से पहले। तो अब हम बात करें गुप्ता पीरियड की, विच इज फ्रॉम 240 से लेके 540 एडी तक। तो हुआ क्या था, डिक्लाइन जब हुआ मौर्यन एम्पायर तो क्या हुआ, कुशानाज आए और सतवाहनाज आए। कुशानाज आए और कौन आए थे, शुंगाज, ये छोटे छोटे जो किंगडम्स थे वो आए थे, और सतवाहना जो थे साउथ में आए थे। गुप्ता डायनेस्टी कब से शुरू होती है? 240 एडी से शुरुआत होती है। देयर वर फ्यूडेटरीज वर्क ऑफ कुशाना। अगर हम गुप्ताज के बारे में बात करें तो गुप्ताज कौन थे? गुप्ताज जो थे फ्यूडेटरीज थे। मतलब कि अगर आप फ्यूडेटरीज से आप ये समझ लीजिए कोई राजा होता है तो उसकी वो कुछ जो सारी जगह पे तो अपना रूल नहीं कर सकता इफेक्टिवली, उस टाइम पे बात करिए तो कुछ जगह क्या होता है उसका राज चलेगा, नाम उसका चलेगा, उसको लैंड मिलेगी, उस लैंड से जो होगा उसको ध्यान रखेंगे। जैसे कुशाना के फ्यूडेटरीज रहे गुप्ताज को उन्होंने दे दिया कि आप इस वाले लैंड एरिया का ध्यान रखिए और जो भी रेवेन्यू आएगा वो आप हमें भिजवाते रहिए, क्योंकि हर जगह पे आप इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके फ्यूडेटरीज थे। इंपॉर्टेंट सेंटर्स अगर हम गुप्ताज की बात करें तो प्रयाग जो अब इलाहाबाद में है, उज्जैन, पाटलिपुत्र जो पटना है, उज्जैन जो एमपी में है, ये इनके इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे, प्रयाग, उज्जैन एंड पाटलिपुत्र। तो ये आपको याद रखने का, गुप्ता पीरियड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स आपको कहाँ मिलते हैं? प्रयाग में। प्रयाग कहाँ पर है? प्रयाग जो है वो है इलाहाबाद में। फिर हमने उज्जैन इसका इंपॉर्टेंट सेंटर पढ़ा था, एंड देन पाटलिपुत्र। अब इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर में जैसे क्लास 6 की जो एनसीईआरटी दे रही है वो बता रही है, इसमें हमें एक वर्ड मिल रहा है प्रशस्ति। प्रशस्ति का लिटरल मीनिंग अगर हम बात करेंगे तो प्रेज होता है संस्कृत में। तो जो प्रशस्तिज बने हुए हैं, प्रशस्ति क्या थे? पिलर्स थे, इंस्क्रिप्शंस थे बेसिकली। ये इंस्क्रिप्शंस अलग अलग जगह पे लिख दिए गए थे, दीवारों पे या पिलर्स बना के उसके ऊपर खोद के लिख दिए गए थे पत्थर के ऊपर। प्रशस्ति होते हैं प्रेज। तो मतलब जो उस टाइम के राजा रहे, फॉर एग्जाम्पल अब हम गुप्ता पीरियड की बात कर रहे हैं तो गुप्ता पीरियड के बारे में हमको जो जानने को मिलता है दैट इज थ्रू प्रशस्ति। प्रशस्ति लिखे गए उनकी प्रेज में, राजाओं की प्रेज में। उस प्रशस्ति को पढ़ के हमें पता चलता है कि ओके ये वाला राजा रहा था उस टाइम पीरियड पर। टाइम पीरियड भी मेंशन है, मतलब लेटर ऑन टाइम पीरियड मेंशन होना शुरू हो गया था। और उसने जो है उसके ये जो थे उसने ये चीज़ें फॉलो करने के लिए बोला, उसने इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया। तो इससे हमें पता चलता है। तो जो कंपोज किए गए सम ऑफ द रूलर्स सच एज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी जो है उन्होंने कंपोज किए। इट बिकेम फार मोर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्ताज। श्री सतकर्णी जो है ये सतवाहना किंगडम, उससे पहले हमने पढ़ा था ना, तो उस टाइम से प्रशस्ति बनना शुरू हो गए थे। बट गुप्ता पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिसमें बहुत सारे प्रशस्तिस बनाए गए, लिखे गए। ओके, मोस्ट प्रशस्तिस ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर्स। जो उस टाइम पे रूल कर रहा है उस रूलर के एंसेस्टर्स, जो उसके पहले वाले राजा थे, उसके बारे में भी प्रशस्तिस में लिखा गया। तो प्रशस्ति किस टाइम पे पॉपुलर हो रहे हैं? प्रशस्ति पॉपुलर हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ गुप्ता। तो गुप्ता पीरियड में अगर आप देखेंगे तो एक जो चीज आपको खास देखने को मिलेगी तो दैट इज प्रशस्ति। मतलब ये कोई बहुत बड़े बड़े पिलर्स हैं, उनके ऊपर राइटिंग्स आपको मिलेंगी। मेनली प्रशस्ति का मतलब होता है इन प्रेज ऑफ, तो प्रेज में लिखी गई ये राइटिंग्स है। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने बताया था इनके 3 इंपॉर्टेंट सेंटर थे, कौन कौन से? इलाहाबाद, उज्जैन और पटना। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे गुप्ता पीरियड के। तो इलाहाबाद के अंदर आपको इंस्क्रिप्शन मिलती है जो कि समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट के बारे में बता रही है। मैंने आपको बताया प्रशस्ति में क्या हो रहा है, प्रशस्ति में प्रेज की जा रही है अलग अलग किंग्स की। ओके, तो जो इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन हमको मिल रही है, इलाहाबाद का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है, उस इंस्क्रिप्शन के ऊपर क्या है? प्रशस्ति एक्चुअली बेसिकली इंस्क्रिप्शन है। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? स्टोन के ऊपर लिख के रखे गए हैं। तो समुद्रगुप्त की मिलिट्री अचीवमेंट्स के बारे में ये बताया जा रहा है। अब समुद्रगुप्त कौन है? समुद्रगुप्त एक बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता किंग है। अभी इनका हम सारे किंग कौन कौन से हैं ये हम बात करेंगे। उसके एंसेस्टर्स के बारे में बता रहा है। वो बता रहा है कि वो एक ग्रेट पॉएट था, एक वॉरियर था और इक्वल टू गॉड था। इसका मतलब वो अच्छा राजा रहा होगा, तो उसके बारे में ये सब लिखा गया। पॉएट था, वॉरियर था, गॉड था।
अब एक चीज आप इसमें और समझ लीजिएगा, जब हिस्ट्री लिखी जाती है ना, जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है, हिस्ट्री को कभी भी हम 100% राइट या रॉन्ग नहीं मान सकते। हिस्ट्री को इसलिए राइट और रॉन्ग नहीं मान सकते, हिस्ट्री कौन लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आप जो है एक राजा हैं, आपको हिस्ट्री लिखनी है, 95% चांसेस हैं कि आप अपनी प्रेज वाली बातें ही लिखेंगे, या फिर आप डायरी लिखते हैं अपनी, ओके अगर आप अपनी डायरी के अंदर अपनी कुछ गलत बातें भी लिखते हैं तो आप हमेशा उसको बचा बचा के छुपा छुपा के रखेंगे। बट अगर मान लीजिएगा आपको कोई ऐसी चीज़ लिखनी है, आपको अपने होर्डिंग्स लगवाने हैं या आपको अपना इंटरव्यू देना है ना, तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे जो आपकी अच्छी अच्छी बात है कि भाई मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, और मेरा इतना स्ट्रगल था, और मैं इतनी मुश्किल से आया एग्जाम क्लियर करके एंड ऑल। आप कभी ये बताएंगे कि भाई उसके बीच बीच में जो है मैं कभी कभी पढ़ता नहीं था और मेरी मम्मी मेरी पिटाई कर देती थी, इस सब की बातों को नहीं बताएंगे। और इवन इफ अगर आप बताएंगे भी तो उसके पीछे आपका कोई मोटिव रहता है, राइट। तो आप ये समझ लीजिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, प्रशस्ति जब भी लिखे गए या इंस्क्रिप्शंस जब भी लिखे गए उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखी गई, जनरली बुरी बुरी बातें नहीं लिखी गई। तो लोगों को, जो नॉर्मल जनता के बीच में जो परसेप्शन होता है ताकि वो पॉजिटिव बना रहे, तो उसमें से अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती हैं। तो हमें जनरली प्रशस्ति में प्रेज लिखा गया है, तो इसीलिए हमने बोला प्रशस्ति क्या है, प्रेजेज है। लेकिन सारी बातें नहीं है, हर एक इंसान की जिंदगी की सिर्फ प्रेज वाली बातें ही नहीं होती ना। जो ह्यूमन बींग्स हैं दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ एस्पेक्ट्स। तो वो जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं वो हमें जनरली नहीं पता चलते, हमें उस चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो पब्लिकली दिखाए जाते हैं, राइट। तो जब भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, एज अ लर्नर ऑफ हिस्ट्री एंड द इंटरप्रेटर ऑफ हिस्ट्री, जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा ये समझ लीजिए दैट स्टोरी इज पार्शली ट्रू, राइट। जो भी चीज़ लिखी गई है वो लिखी गई है, ठीक है, वो उसका एक एस्पेक्ट है। अभी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो आपको मालूम ही नहीं है और वो आपको कभी मालूम नहीं चलेगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। एनीवेज, जो इलाहाबाद में इंस्क्रिप्शन है उसके अंदर क्या है, ऑल्सो होल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त पॉलिसी टूवर्ड्स 4 डिफरेंट रूलर्स ऑफ हिज टाइम। समुद्रगुप्त के बारे में इलाहाबाद के अंदर लिखी गई है एक इंस्क्रिप्शन। उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ के हमको पता चलता है कि भाई जो समुद्रगुप्त जिस टाइम पे रूल कर रहे थे वो बहुत अच्छे पोएट थे, वो बहुत अच्छे योद्धा थे, इक्वल टू गॉड थे, और उनके डिफरेंट रूल के बारे में हमको पता चलता है। उसमें 4 तरीके के वो दिखाए जाते हैं, रूलर्स ऑफ आर्यावर्त, रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ, रूलर्स ऑफ इनर सर्कल एंड रूलर्स ऑफ श्रीलंका एंड आउटलाइंग एरियाज। ये 4 तरीके के रूलर्स के बारे में मेंशन मिलता है किसमें, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद वाली इंस्क्रिप्शन में। जो इलाहाबाद वाली इंस्क्रिप्शन है विच इज टॉकिंग अबाउट समुद्रगुप्त, उसके अंदर हमें 4 तरीके के रूलर्स के बारे में और पता चलता है। तो उससे पहले समझने के लिए क्या है ये इस मैप को आप देखिए। ये जो मैप है एनसीईआरटी से लिया गया मैप है, एनसीईआरटी लिखा हुआ है इस पे। तो जो इंपॉर्टेंट शोइंग इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम्स वो आपको दिखा रहा है, मतलब गुप्ता पीरियड के बारे में। ये जो ग्रीन कलर का है ये क्या है, ये आर्यावर्त है। पिंक कलर का है इनर स्टेट्स, ब्लू कलर का है आउटर स्टेट्स, और ये जो रेड डॉट्स है ये दक्षिणापथ जो है सिटीज कॉन्कर्ड बाय गुप्ताज है। ठीक है, ये 4 तरीके की चीजों के बारे में बात हो रहा है। उस इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन पर लिखा हुआ है कि भाई जब गुप्ता पीरियड चल रहा था, जब समुद्रगुप्त रूल कर रहे थे, तो क्या था, 4 तरीके के डिफरेंट रूलर्स थे। पहले रूलर्स कौन थे, आर्यावर्त, इंडिकेटेड बाय एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑफ द मैप। देखिए ग्रीन हम फिर से देख लेते हैं, ग्रीन कलर का आप देख लीजिए, पाटलिपुत्र, आसपास प्रयागराज, इसके पास। ओके, ये जो थे ये आर्यावर्त के राजा थे। ये क्या करते थे, 9 रूलर्स वर अपरूटेड इन दिस रीजन एंड देयर किंगडम्स वर मेड पार्ट ऑफ समुद्रगुप्त एम्पायर। अब ये समुद्रगुप्त के बारे में बात हो रही है, तो उसने बताया था जितने भी ये रूलर्स जो आर्यावर्त के रूलर्स थे उस टाइम पर, जो ग्रीन कलर से एरिया दिख रहा है आपको ये वाला, इन सबको समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने रूल में मिला लिया। क्या किया, मेड पार्ट ऑफ द समुद्रगुप्त एम्पायर, अपरूटेड मतलब उनको उखाड़ फेंका गया वहां से, राइट। दूसरा आता है रूलर्स ऑफ दक्षिण पथ। दक्षिण पथ के रूलर्स जो कि रेड डॉट से दिखाई दे रहे हैं हमको, ये देखिए ये रेड डॉट से उसकी इंपॉर्टेंट सिटीज दिखाई दे रही हैं जो दक्षिण में जो रूल कर रहे थे, उनके इंपॉर्टेंट सिटीज कोस्टल। तो देयर वर 12 रूलर्स इन दिस रीजन एंड देयर कैपिटल्स मार्क्ड एज रेड डॉट। दे सरेंडर, उन्होंने लड़ाई नहीं की, इन्होंने की होगी लड़ाई, इनको अप्रूव कर दिया गया वहां से, ठीक है, जो ग्रीन वाले आर्यावर्त थे। दक्षिण पथ वाले लोगों ने लड़ाई कुछ नहीं की, उस टाइम पे गुप्ता पीरियड था, समुद्रगुप्त थे, एंड सरेंडर टू समुद्रगुप्त आफ्टर बीइंग डिफीटेड। ओके, लड़ाई हुई है, डिफीट के बाद उन्होंने सरेंडर किया। ओके, देयर इज अ करेक्शन। पहले वालों को तो उन्होंने उखाड़ फेंका, दूसरे वालों ने उनसे लड़ाई की और वो हार गए और उन्होंने
अपनी जो पूरी लैंड है समुद्रगुप्त को सरेंडर कर दी। समुद्रगुप्त अलाउ देम टू रूल अगेन आफ्टर देयर सरेंडर। उन्होंने कहा कि भैया तुम रूल कर लो, लेकिन जो है यू आर अंडर माई पेट्रनाइजेशन पे रहोगे आप, में माना जाएगा कि भाई ये सारा मेरा रूल है, आप राज चलाते रहो इसमें। जो उनका जो एडजस्टमेंट होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो हमें पहुंचाते रहना, तो उस बेसिस पे होता था। तो पहले वाली कैटेगरी कौन सी थी? आर्याव्रत थे, जो कि एनेक्स कर लिए गए, मिला लिए गए समुद्रगुप्त के एम्पायर में। सेकंड थे दक्षिण पथ के राजा, जो कि हार गए, लेकिन समुद्रगुप्त ने क्या किया, उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया नहीं, उनको रूल करने दिया, रेवेन्यू उनसे शेयर कर लिया होगा। थर्ड जो कैटेगरी थी वो थी पर्पल कलर के, जो पिंक कलर के दिखाई दे रहे हैं, वो थे रूलर्स ऑफ इनर सर्कल। वो कौन से थे? वो नेबरिंग स्टेट्स थी, असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल। ये देखिए ये वाले, ये सारे, ये देखिए यहाँ पे असम, इस तरफ देखिए असम, भूटान, नेपाल, ये सब बंगाल, ये सब और नेबरिंग स्टेट, ये सारे थे। इन्होंने क्या किया? दे आर मार्क्ड इन पर्पल, दे बॉट ट्रिब्यूट्स टू समुद्रगुप्त एंड फॉलोड हिज ऑर्डर। उन्होंने कहा भाई ना लड़ाई करेंगे, ना आप हमारे ऊपर पूरा एनेक्स करो हमें, लेकिन वो क्या करते थे? वो उसके लिए ट्रिब्यूट्स लेके आते थे और उन्होंने ऑर्डर जो है वो कहते थे हम आपका सारा ऑर्डर मान लेंगे। दे ऑल्सो अटेंडेड हिज कोर्ट, उसका कोर्ट भी अटेंड करते थे। और फोर्थ थी कैटेगरी ब्लू वाली, जिसमें श्रीलंका एंड आउटलाइन एरियाज के रूलर्स आते थे। दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ कुशानाज एंड शाकाज। द रूलर ऑफ श्रीलंका सबमिटेड टू समुद्रगुप्त एंड ऑफर्ड हिज डॉटर फॉर मैरिज। तो ये जो थे ये डिसेंडेंट थे किसके? शाका रूलर के। देखिए ये वाले भी और ये सारे भी, इन्होंने भी अल्टीमेटली जो है उनका समुद्रगुप्त का रूल मान लिया था। इवन श्रीलंका वाले जो रूलर थे उन्होंने अपनी बेटी को भी दे दिया था मैरिज सेरेमनी में। देखो ये राजाओं का बहुत पुराने टाइम के जो राजा थे ना, इनका बड़ा सही सा सिस्टम था, सॉर्टेड थे अपने हेड में। लड़ाई वड़ाई जब इनको लगता था कि भैया दूसरे वाले राजा के साथ हमको झगड़ा वगड़ा नहीं करना, तो क्या करोगे? अगर आप झगड़ा बंद करना चाहते हो तो उसको रिलेशनशिप में बदल लो। तो वो अपनी डॉटर जो है उसको दे दिया करते थे एज अ मैरिज जो सेरेमनी के फॉर्म में, मैरिज अलायंस के फॉर्म में अपनी डॉटर दे दिया करते थे। तो उससे क्या होता था? वो उसके रिश्तेदार बन जाते थे और खतरा खत्म, राइट? ऐसा होता था। तो क्या बात की हमने? ये सारी बातें हमें कहाँ से मिली? ये सारी बातें हमें मिली है इलाहाबाद के इंस्क्रिप्शन से। वाई आई एम इंसिस्टिंग सो मच? इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में। तो उसमें 4 तरीके के रूलर्स के बारे में बात है, समुद्रगुप्त की बात हो रही है। 4 तरीके के जो कैटेगरी के रूलर्स इसमें बताए गए हैं, ये वाला वो मैप है। ये जो था ये थे सारे आर्याव्रत के राजा, ये जो थे सारे के सारे नेबरिंग वाले थे, इन्होंने ये ट्रिब्यूट लेके आया करते थे, अटेंड किया करते थे। दक्षिण वाले हार गए थे, इनकी ये सारी कैपिटल सिटीज है। फिर उन्होंने बाद में रूल यही कर रहे थे, लेकिन ट्रिब्यूट यहाँ पे भेजा करते थे। ये वाले जो थे ये किसके थे? ये जो थे शाकाज जो थे, कुशानाज जो थे, सॉरी, शाकाज और कुशाना दोनों के ये थे, दोनों के डिसेंडेंट्स थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्चुअल में गुप्ता पीरियड में हम कौन कौन से राजाओं के बारे में बात करते हैं। तो गुप्ता पीरियड की शुरुआत हमने क्या देखा? 240 AD से होती है। तो फाउंडर कौन था गुप्ता डायनेस्टी का? गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर था श्री गुप्ता, उसी के नाम से गुप्ता एम्पायर शुरू होता है। श्री गुप्ता वॉज द फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये कौन थे? ये फिड्यूटरीज थे। हमने बात किया था ना गुप्ताज कौन थे? ये फिड्यूटरीज थे किसके? कुशानास के, फ्यूडेटरीज, राइट, कुशाना के थे। तो कुशाना पहले राज करते होंगे, उन्होंने इनको जमीन दी होगी कि भाई आप इसको देख लो, रेवेन्यू हमको भेज दो। फिर जब कुशानास वीक हो गए तो इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक नया राजा घोषित कर दिया। तो कौन थे सबसे पहले फाउंडर? श्री गुप्ता। 240 से 280, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट नहीं है, 240 से लेके 540 तक आप याद रखो, इतना याद रखो। 300 साल इन्होंने रूल किया, उसके बीच में सारे राजा आएंगे। सबसे पहले किसने फाउंड किया? श्री गुप्ता ने। उसके बाद हम देखेंगे सारे राजाओं के नाम। श्री गुप्ता के जो सन थे वो घटोत्कच थे, उसको भी महाराजा का टाइटल मिला था, इसको भी महाराजा का टाइटल मिला हुआ था, इसको भी महाराजा का टाइटल मिला हुआ था। कोई पंगा तो था नहीं, आप ही रूल कर रहे हो वहां पे, जो मर्जी टाइटल ले लो। फिर आते हैं चंद्रगुप्त वन। जो चंद्रगुप्त वन है वो सन थे घटोत्कच के एंड द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। ये वाले जो चंद्रगुप्त वन है, ही इज हु इज ही? ये गुप्ता पीरियड के राजा है। जो चंद्रगुप्त हमने मौर्य पीरियड के राजा थे वो कौन थे? वो अशोका के दादाजी थे। चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका, ऐसे आया था। ये कौन है? ये श्री गुप्ता, घटोत्कच और फिर चंद्रगुप्त वन आते हैं। यही इसके बेसिक फाउंडर थे, रियल फाउंडर। इन्होंने कुमार देवी के साथ मैरिज की थी, लिच्छविगण की। द रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी अडॉप्ट द ग्रैंड टाइटल महाराजा अधिराजा। इन्होंने सबसे बड़ा टाइटल लिया महाराजा अधिराजा। अभी तक के कौन थे? अभी तक के थे भाई महाराजा, अब ये महाराजा अधिराजा है, इन्होंने ये टाइटल ले लिया।
तो ये जो है ये चंद्रगुप्त वन जो है ये है फाउंडर ऑफ रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? श्री गुप्ता से। और चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मौर्यन राज्य के फाउंडर है। उसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त, जिसके बारे में हम इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़े राजा हुए, चंद्रगुप्त वन के बेटे थे। ही वॉज अ ग्रेट म्यूजिशियन, पोएट। महाराजा अधिराजा टाइटल वॉज यूज्ड बाय समुद्रगुप्त ऑल्सो। जो उसके फादर को टाइटल मिला था महाराजा अधिराजा, ये इन्होंने भी यूज किया। ये देखिए कॉइन्स के ऊपर भी आपको मिलेगा, द किंग हु प्लेड वीणा। Some other qualities of the Samudragupta are shown on coins such as this one, where he shows playing veena. तो वो वीणा भी प्ले करते थे। सोचिए वो पोएट भी थे, उनको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट था, एंड ही वॉज अ वॉरियर ऑल्सो। तो उसके बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? वॉरियर। उसने 4 तरीके के सारे रूलर्स जो थे उनको अपने साथ मिला लिया था। तो उनकी डिटेल जो है, उनकी प्रशस्ति जो मिलती है हमें इलाहाबाद में अशोकन पिलर पे। देखिए पिलर ये अशोका ने बनवाया था अब, लेकिन वो पिलर उखाड़ के थोड़ी ना फेंक दिया गया था, वो था वहां पे। उसके बाद इसके ऊपर प्रशस्ति लिखवाई गई गुप्ता पीरियड में। तो इलाहाबाद प्रशस्ति वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना, अ पोएट एंड मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की कोर्ट में हरिसेना नाम का पोएट था, जिसने की उस इंस्क्रिप्शन को लिखवाया था। अशोका पिलर इलाहाबाद में जो है, ये पिलर कब बनाया था? ये अशोका ने बनाया था मौर्यन पीरियड में, लेकिन इसी पिलर को लेटर ऑन यूज किया था समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशस्ति लिखवाने के लिए। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखी थी हरिसेना ने, जो उसके किंगडम का पोएट था। ये आपको चीजें याद क्यों करवा रही हूं मैं? क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आएंगे, आपसे पूछा जाएगा इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बात करती है? चंद्रगुप्त के, अशोक के, किसके? तो आपको बताना होगा कि वो प्रशस्ति है किसके बारे में बात कर रही है? समुद्रगुप्त के बारे में। फिर आया चंद्रगुप्त टू, जो सन था समुद्रगुप्त का। उसने जो है, उसका मेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है? उसने विक्रमी संवत की शुरुआत की थी। 58 BCE वॉज फाउंडेड बाय हिम एंड मार्क ऑफ हिज विक्ट्री ओवर द लास्ट ऑफ शाकास। उसकी कोर्ट में कौन था? जो चंद्रगुप्त टू है उसकी कोर्ट में था कालिदास, उसकी कोर्ट का था। हरिसेना किसकी कोर्ट में था? समुद्रगुप्त की कोर्ट में था। और चंद्रगुप्त टू की कोर्ट में कौन आया? कालिदास। और कौन आया इस टाइम पे? ये जो है, जो समुद्रगुप्त टू है, इसका नाम था बेसिकली विक्रमादित्य। तो आपको 2-3 राजाओं के बारे में याद रखना है। पहला आपको याद रखना है किसके बारे में? समुद्रगुप्त के बारे में। तो समुद्रगुप्त जो था पहला सबसे बड़ा किंग था, महाराजा अधिराजा उसको बोला गया। उससे पहले चंद्रगुप्त वन जो थे, उसके फादर, वो भी एक बड़े राजा थे, बट समुद्रगुप्त ने काफी ज्यादा एक्सपेंशन किया, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है समुद्रगुप्त का बेटा विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त विक्रमादित्य। समुद्रगुप्त से पहले कौन है? चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन, समुद्रगुप्त एंड विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य जो है किसके बेटे हैं? समुद्रगुप्त के। तो उसकी कोर्ट के अंदर कौन आया था? फाहियान। चाइनीज ट्रेवलर आया था फाहियान, जिसने उसकी कोर्ट को विजिट किया था। कालिदास उन्हीं की कोर्ट में थे, और उनके फादर की कोर्ट जो थी समुद्रगुप्त की कोर्ट में कौन थे? हरिसेना। हरिसेना ने प्रशस्ति लिखवाई। कालिदास ने बहुत सारे प्लेस की रचना की, वो हम आगे पढ़ेंगे बड़ी क्लास में। तो विक्रमादित्य की कोर्ट में कौन आते हैं? फाहियान। फाहियान जो है चाइनीज ट्रेवल की कोर्ट में आते हैं, वो इनकी कोर्ट को विजिट करते हैं, फिर अपनी किताब लिखते हैं। तो उनकी किताब को पढ़ के हमें बहुत सारे राजाओं के बारे में पता चलता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाहियान ने किसकी कोर्ट में विजिट किया? विक्रमादित्य, जिसका दूसरा नाम है समुद्रगुप्त टू। नेक्स्ट फिर आए कुमार गुप्ता, जो उसका बेटा था समुद्रगुप्त टू का। तो उसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई। ही ऑल्सो नोन एज शक्रादित्य। फिर स्कंदगुप्त आया, फिर वो उसका बेटा था। इस टाइम पे हुंस का अटैक होता है, एंड ही वॉज द लास्ट इलिस्ट्रिशियस किंग ऑफ गुप्ता पीरियड, स्कंदगुप्त। तो जो 3 इंपॉर्टेंट किंग जो आपको याद रखने हैं वो है चंद्रगुप्त वन गुप्ता पीरियड का, फिर उसका बेटा समुद्रगुप्त, और फिर उसका बेटा चंद्रगुप्त टू, जिसका नाम था विक्रमादित्य। ये 3 इंपॉर्टेंट किंग हैं जिनको आपको याद रखना है। उसके बाद आया कुमारगुप्त, जिसके टाइम पे नालंदा यूनिवर्सिटी बनती है, एंड स्कंदगुप्त के बाद कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं आता है, राइट। फिर ये जो था, ये पूरा का पूरा था, क्या था ये पूरा का पूरा गुप्ता डायनेस्टी थी। श्रीगुप्ता से स्टार्ट होती है, देन घटोत्कच आते हैं, देन चंद्रगुप्त वन आते हैं, जो सब जिनको रियल फाउंडर है गुप्ता एम्पायर के। चंद्रगुप्त वन के बेटे हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बेटे हैं विक्रमादित्य, विच इज कॉल्ड चंद्रगुप्त टू। तो ये आपको बस रटना है। ये पूरा गुप्ता पीरियड था। गुप्ता पीरियड की खत्म हो जाता है 540 या 550 तक, मान लीजिए 300 साल तक चलता है लगभग, और खत्म हो जाता है। फिर आता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि 550 से लेके 647, लाइक 650 मान लीजिए 100 साल के लिए आते हैं। ये वाली एज जिसमें हम पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करेंगे, एडी, जिसके अंदर आती है पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं हुन्स का इन्वेजन के बाद आती है पुष्यभूति। ये पुष्यभूतिज कौन थे? ये फिड्यूटरीज थे।
फिर से गुप्ता के। अब गुप्ता भी अपना सारा का सारा राजपाट नहीं संभाल सकते थे, तो उन्होंने भी अपने फेड्यूटरीज रखे हुए थे, वो रखने ही पड़ते थे। तो जब गुप्ता पीरियड वीक हो जाता है, गुप्ता साम्राज्य वीक हो जाता है, जो पुष्य भतीज होते हैं, जो उसके फेड्यूटरीज थे, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं, वो नए राजा बन जाते हैं और इंडिपेंडेंस घोषित करते हैं। तो जो उनका पहला राजा था वो था प्रभाकर वर्धन। इसको हम वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं, वर्धन डायनेस्टी। तो फाउंडर कौन था उसका? पुष्यभूति डायनेस्टी और या वर्धन डायनेस्टी का प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो था इसका फाउंडर था। उसके बाद आता है हर्षवर्धन, उसके बाद आता है खत्म। हर्षवर्धन और प्रभाकर वर्धन ये दो ही इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। कौन सी डायनेस्टी के? वर्धन डायनेस्टी बोल लो या पुष्यभूति डायनेस्टी बोल लो। तो गुप्ता पीरियड के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? आती है पुष्यभूति डायनेस्टी, विच इज ऑल्सो नोन एज वर्धन डायनेस्टी। रिपीट मोड में मेरे को पढ़ाना पड़ता है आपको, ताकि आपको याद रहे मेरा लेक्चर सुन के। तो सबसे पहला जो राजा था पुष्कर वर्धन, उसका बेटा था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वॉज अ इंपॉर्टेंट किंग। तो हर्षवर्धन जो थे उसके पोइट के अंदर कौन था? बाणभट्ट। समुद्रगुप्त की पोइट में कौन था? समुद्रगुप्त का पोइट कौन सा? हरिसेना, समुद्रगुप्त की कोर्ट में। अब हर्षवर्धन की कोर्ट में कौन था? बाणभट्ट, जो कि उसका कोर्ट पोइट था। उसने क्या लिखा था? हर्षचरिता। हर्षचरिता मतलब हर्षा राजा के बारे में चरिता, उसी की किताब, ठीक है, इन संस्कृत। ये कौन थी इसकी? इसकी बायोग्राफी थी हर्षवर्धन की। तो हर्षचरिता उसको बोला जाता है, जो बाणभट्ट ने लिखी, और वो उसी की कोर्ट का पोएट था। ही बिकेम द किंग ऑफ थानेसर। जो हर्षवर्धन है थानेसर का किंग बना। उसका ब्रदर इन लॉ जो है वो कन्नौज में रूल कर रहा था उस टाइम पे, और उसको किल कर दिया गया था रूलर ऑफ बंगाल ने। He took over the kingdom of Kannauj and led the army against the rule of Bengal. He tried to cross Narmada also, बट उसको वहां पे नीचे कौन था? उसने नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश की, तो पुलकेशिन II जो था वहां पे चालुक्य डायनेस्टी चल रही है इस टाइम पे, उसने उसको रोक दिया। ये कहाँ पे चल रही है? ये गुप्ता डायनेस्टी चल रही है नॉर्थ में। जो गुप्ता का साम्राज्य था, देखिए जो अभी हमने मैप में देखा था, ये इसकी बात चल रही है। जब ये नर्मदा क्रॉस करने की कोशिश करता है तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में वहां पे कौन है? चालुक्यास। चालुक्यास जो है इसको क्रॉस नहीं करने देते। पुलकेशिन II चालुक्य किंग है। ज़ेनजियांग, जिसको ह्यांग सांग भी कहते हैं, ज़ेनजियांग ह्यांग सांग एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम जो है हर्षवर्धन की कोर्ट में निकाला, और उन्होंने अपना राइटिंग में उनकी किताब भी है। तो हमने दो लोग, फाहियान किसकी कोर्ट में आया था? फाहियान आए थे किसकी कोर्ट में? ये देखिए, फाहियान आए थे विक्रमादित्य की कोर्ट में। 3 राजा पढ़े थे हमने, चंद्रगुप्त I, समुद्रगुप्त एंड विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य की कोर्ट में आ रहे हैं 415 AD के आसपास। कौन आ रहे हैं? फाहियान। उसके बाद ये खत्म हो जाता है 450 तक। फिर आ जाती है हमारी पुष्यभूति डायनेस्टी, जिसका फाउंडर था पुष्यभूति का प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो थे 606 से 647 AD। तो हर्षवर्धन की कोर्ट के अंदर कौन आता है? हुआन सांग। हुआन सांग, इसको भी हुआन सांग ही बोलते हैं। देखिए हुआन सांग, ZUAN हुआन सांग बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन। तो हुआन सांग पहले कौन आया था? फाहियान। देन आते हैं हुआन सांग। तो हुआन सांग चाइनीज मॉन्क है, किसकी कोर्ट में आ रहे हैं? हर्षवर्धन की कोर्ट में आ रहे हैं। हर्षवर्धन का पोएट कौन है? हर्षवर्धन का पोएट है बाणभट्ट। तो ये सारा आप समझ गए। हर्षवर्धन का आप एम्पायर देखिए, ऑलमोस्ट वही एरिया को वो रूल कर रहे हैं जो कि गुप्ता पीरियड में रूल हो रहा था, मतलब उससे थोड़ा कम है। गुप्ता के अंदर ये भी था, ये भी था, और ये भी इनको रूल करने के लिए इन्होंने दे दिया था। लेकिन गुप्तास ग्रेट किंग थे, तो उनका जो मेन जो टेरिटोरियल एरिया था, इलाहाबाद, उज्जैन और पटना, तो उस पे ही ये लोग रूल कर रहे थे। फिर जो है ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सेकंड पार्ट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने बात किया है गुप्ता पीरियड की। तो गुप्ता पीरियड की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 240 से लेके 540 AD तक। तो मतलब लगभग 300 साल जो है ये रूल करते हैं। गुप्ता के बाद जो आते हैं वर्धन डायनेस्टी आती है, जिसको पुष्यभूति डायनेस्टी भी कहते हैं। तो उसके 2 इंपॉर्टेंट किंग है, प्रभाकर वर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की कोर्ट में हुआन सांग आया था और समुद्रगुप्त की कोर्ट में आया था फाहियान, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, इसके बारे में हमें याद रखना है। सो दिस वाज द चैप्टर 10 ऑफ क्लास 6 हिस्ट्री NCERT। आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी इसी चैप्टर से। देखिए बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 6 NCERT के अंदर इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं और इसी से सवाल आते हैं और वो इसी से सही होते हैं सवाल। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम पार्ट 2 में।